जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा कि लुओ फेंग वर्ल्ड मास्टर लेवल का ब्रेक थ्रू करने के बाद अपने मास्टर केओस सिटी लॉर्ड के पास वापस आता है और यह मास्टर उसकी रियलिटी को उसके सामने लाते हुए उसके कोर को बाहर निकाल लेते हैं, जो देखकर फेंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि फेंग को मालूम हो गया था कि अगर उसे एलियन समझा गया तो आज केओस सिटी लॉर्ड उसे मार डालेंगे। फेंग को इस तरह से डरा सहमा और घबराता हुआ देखकर मास्टर उससे कहते हैं, रिलैक्स, गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी पर टेक ओवर करने के काबिल होना ये तुम्हारी अपनी एबिलिटी है। ऐसा लक यूनिवर्स में कॉमन है लेकिन तुम्हारा बस एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। एक जिस्मानी वजूद का एसेंस उसकी सोल है। जब तक तुम्हारी सोल ह्यूमन की है तुम ह्यूमन रेस का हिस्सा हो। ये कहते हुए मास्टर उसके कोर को से वापस लौटा देते हैं, जो अपने हाथों में आया हुआ देखकर फेंग काफी ज्यादा हैरान और खुश भी हो रहा होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में हो रहा है। वहीं इधर हम अटूका और बबाता को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज उनका आखिरी दिन है, पर मास्टर की ये बात सुनकर वो भी दोबारा से होश पकड़ती है और जैसे बबाता देखते हैं कि वो अटूका से चिपकी हुई है वो फौरन से अटूका को धक्का देकर गिरा देती है, जिसकी वजह से अटूका बेचारी तो रोने लग गई थी। तभी इधर केओस सिटी लॉर्ड लुओ फेंग को एक वेपन दिखाते हुए कहते हैं, ये है बीस्ट गॉड वेपन। ऑफ कोर्स ये इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं है लेकिन ये स्पिरिचुअल पावर पर बेस्ड एक स्टैंडर्ड वेपन है। इसे एक यूनिवर्स मास्टर यूज करता रहा है जो कि 7 बीस्ट गॉड किलिंग्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहा था। ये कोई रेयर आइटम तो नहीं है लेकिन कचरा भी नहीं है। ये कहते हुए मास्टर लुओ फेंग को उस वेपन की पावर्स को भी शो कर रहे होते हैं और उस वेपन की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि लुओ फेंग अपने पैरों पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसी से ही हमें अंदाजा हो जाता है कि ये वेपन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फेंग अपने मास्टर की ये बात सुनते हुए अपने मन में कहता है, मास्टर वाकई बहुत बड़ी सोच रखते हैं। उनके लिए तो मेरा गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी पर कब्जा करना सिर्फ एक मामूली सी खुशकिस्मती है। इवन वो वेपन जो कि एक यूनिवर्स मास्टर यूज करता रहा है वो इनकी आंखों में एक ऑर्डिनरी वेपन है। ये सब सोचते हुए फेंग भी उस वेपन को एक बार ट्राई करता है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही फेंग इस वेपन से एक स्ट्राइक लगाता है तो उस वेपन की स्ट्राइक के रास्ते में आने वाली सारी की सारी बैटलफील्ड टुकड़े टुकड़े हो गई थी और इवन आसमान में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा होता है। ये देखकर फेंग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए खुश हो जाता है और फिर उस वेपन को अपनी स्टोरेज रिंग में रखते हुए मास्टर को ग्रीट करते हुए उनका शुक्रिया अदा करने लगता है। तभी मास्टर अपने हाथों से एक पोर्टल ओपन करते हुए एक और वेपन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और जैसे वो वेपन क्रिएट होकर रेडी हो जाता है तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि फेंग उसकी वजह से पीछे धकेलने लग गया था और उस वेपन की पावर्स वो अपने हर एक मूव के साथ स्पेस एंड टाइम में क्रैक्स डाल रहा होता है। उस वेपन की पावर्स को शो करते हुए मास्टर उससे कहते हैं, इस ट्रेजर को कहा जाता है क्योटिक गोल्डन विंग्स। इसे कभी भी किसी के सामने नहीं लाया गया और तुम भी कभी भी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर मत करना, अदरवाइज वो यूनिवर्स मास्टर्स जो के पावर्स के भूखे हैं वो फौरी तौर पर तुम्हारे पीछे लग जाएंगे और हो सकता है कि वो तुम्हारा शिकार करके तुमसे ये छीन लें। फेंग बड़े ही गौर से अपने मास्टर की सारी बात सुन रहा होता है। तभी मास्टर आगे कहते हैं, एक बार जब तुम इसके साथ मर्ज हो जाओगे तो ये तुम्हारी बॉडी के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और तुम इसके साइज और शेप को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हो। इसकी बड़ी फॉर्म में ये इजीली बिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स को कवर कर सकता है, यानी कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को कवर कर सकता है। और इसकी छोटी फॉर्म में ये इतना ज्यादा छोटा हो सकता है कि ये इवन तुम्हारे ब्लड सेल से भी ज्यादा छोटा होगा। इसके साथ तुम तेजी से उड़ सकते हो, एस्केप कर सकते हो और इवन इसे बैटल में भी यूज कर सकते हो। और जहां तक इसके ट्रू फंक्शंस की बात है तो मैं इसका मैनुअल तुम्हें वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू सेंड कर दूंगा। इससे तुम इसे स्टडी करते हुए जान पाओगे कि और क्या क्या कर सकता है। उनकी यह बात सुनते ही फेंग फौरन से ग्रीट करते हुए कहता है, समझ गया मास्टर। और फिर वो फौरन से इस ट्रेजर को भी अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। अब मास्टर उसे आगे बताते हैं, अब क्योंकि तुम एक वर्ल्ड मास्टर बन चुके हो तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग तुम्हें यूनिवर्स सीक्रेट रियल्म या फिर इंटरस्टेलर बैटलफील्ड के अंदर लाइफ एंड डेथ ट्रेनिंग से गुजरना होगा। ये मिशन एक्सट्रीमली डेंजरस होगा और बहुत से जीनियसिस इसकी वजह से मर चुके हैं, इसीलिए तुम्हें मुकम्मल तौर पर तैयारी करनी होगी। और जब तुम्हें लगे कि तुम इस मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो तो यहाँ मेरे पास लौट आना। इस पर फेंग कहता है, यस मास्टर। इसी के साथ वो वहां से चला गया था। इधर उसके जाने के बाद मास्टर अपने मन में कहते हैं, केडी मारा जा चुका है। लुओ फेंग, मुझे उम्मीद है कि ये क्योटिक गोल्डन विंग्स तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। इसी के साथ सीन चेंज होता हम किंग यांसू को देखते हैं जहां उनका सर्वेंट उन्हें और बताता है। और तो और लुओ फेंग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में इस न्यू जनरेशन का सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग जीनियस बन चुका है। उस सर्वेंट की ये बात सुनकर किंग यांसू जो कि बड़े ही मुश्किल से अपने गुस्से को दबाए हुए आराम से फिर से वाइन एंजॉय करने लगा था, वो फिर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, साइलेंस। वो सर्वेंट बेचारा तो थर थर कांप रहा होता है। जबकि किंग यांसू की यह बात सुनकर उसके साथ मौजूद वो लड़कियां जो कि उन्हें वाइन सर्व कर रही थी वो भी अब खौफ के मारे डरने लगती हैं।
तभी किंग जानजो आगे कहता है, अभी तो इवन कॉस्मिक एरा का 1/10 हिस्सा भी नहीं गुजरा है, तो आखिर ये लुओ फेंग इतना आगे कैसे निकल सकता है, जबकि मैं अभी भी और 1000 कॉस्मिक एरास तक इस बदबूदार जेल में सड़ूंगा। ये कहते हुए किंग जानजो गुस्से में अपना बहुत ही ज्यादा ऑरा रिलीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो लड़कियां डर रही थी। पर तभी वो खड़ा होते हुए अपनी पावर्स रिलीज करते हुए कहता है, मरो। उसके इस गुस्से की वजह से वहां पर मौजूद सारी की सारी लड़कियां मारी जाती हैं और इवन किंग जानजो तो सर्वेंट को भी नहीं छोड़ता, वो अपने हाथों से पकड़कर उसे भी मार डालता है। उसका ये पागलपन फिर भी खत्म नहीं हुआ था, वो गुस्से में अपनी और भी ज्यादा पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, तुम सब लोग मरोगे। पर अभी भी वो रुकता नहीं, वो लगातार अपनी पावर्स को रिलीज करता ही रहता है और चिल्लाता ही रहता है, मानो कि जैसे वो पागल हो गया हो। इसी के साथ सीन कट होता और इधर हम लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि क्योस टॉमस्टोन के पास आकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और हमें बताता है कि 300 साल फ्लैश की तरह गुजर गए, पर अब मैं फाइनली इस अरसे में 9 क्योस टॉमस्टोन की 4th और 5th इमेज को अच्छे से समझ पाया हूँ। ये बिल्कुल स्काई ब्रिज के 15th फ्लोर को कॉन्कर करने के बराबर है। मेरे मास्टर ने मुझे जो टेक्निक दी थी उसे बीस्ट गो टेक्निक के साथ मर्ज करके और वो सीक्रेट इनहेरिटेंस जो कि यूनिवर्स की 3 वाइब्रेशंस मैंने डिस्कवर की थी, उनकी हेल्प से मैं क्योटिक गोल्डन विंग्स को गोल्डन हॉर्न बीस्ट की सोल के साथ फ्यूज करने में कामयाब रहा। ये कहते हुए हमें लुओ फेंग के गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है, जिसके साथ वो क्योटिक गोल्डन विंग्स कंबाइन हो रहे होते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग थी। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की ये न्यू लुक क्या इंसेन लग रही है। इसी के साथ हमें यहाँ पर उसकी पावर्स का एक छोटा सा नमूना भी देखने को मिलता है, जहाँ वो जैसे जैसे फ्लाई कर रहा था तो आसमान में पोर्टल्स ओपन हो रहे होते हैं। तब इधर फेंग हमें इसी के साथ साथ आगे बताता है वो 3 बिलियन पॉइंट्स जो कि मैंने टोंगटियान माउंटेन को कॉन्कर करते हुए कमाए थे, उन्हें मैंने टाइम और स्पेस के वॉल्यूम 4 से लेकर 6 को खरीदने में एक्सचेंज कर लिया और साथ ही साथ कल्टीवेशन इन्हेंसमेंट के लिए कई सारे और भी ट्रेजर्स लिए। इसके बाद हमें फेंग को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है, जहां उसके पास 3 स्टार ईटिंग प्लांट और साथ ही साथ क्लाउड रिंग वाइन भी है। फेंग यहाँ पर अपनी बीस्ट गोड की अंडरस्टैंडिंग को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए हमें बताता है, मेरी 7 बीस्ट गोड किलिंग की फर्स्ट लेयर की अंडरस्टैंडिंग अब और भी ज्यादा डीपर हो गई है, अब वक्त है मेरे जाने का। ये कहने के बाद फेंग अपने कल्टीवेशन के प्रोसेस को पूरा करता है और सबसे पहले अपने मास्टर किंग ज़ेनियान के पास जाता है और उनसे कहता है, मास्टर मुझे अब जाना होगा। ये कहते हुए फेंग उनके सामने झुक जाता है तो मास्टर उससे कहते हैं, सेफली वापिस आना। इसके बाद फिर लुओ फेंग क्यूरियोसिटी लॉर्ड के पास चला गया था, जहां वो उनके सामने झुका होता है तो मास्टर उससे कहते हैं, ये वक्त अब बाहर निकलने और घूमने का है। वर्ल्ड मास्टर बनने के बाद लाइफ एंड डेथ ट्रायल को फेस करना, ये ट्रेडिशन विचुअल यूनिवर्स कंपनी में बिलियंस ऑफ ईयर से चला आ रहा है। तो लुओ फेंग तुमने कौन से टाइप के ट्रायल को चूज किया, यूनिवर्स सीक्रेट रियल्म और इंटरस्टेलर बैटलफील्ड? इस पर फेंग रेडी होते हुए कहता है, द इंटरस्टेलर बैटलफील्ड। इस पर मास्टर से बताते हैं कि वहां पर अलग अलग एलियन रेसिस से बहुत सारे एक्सपर्ट्स छुपे होते हैं, जिनमें शामिल है मशीन रेस, डीमन रेस और जर्ज रेस। इन तीनों पीक रेसिस की ह्यूमन टेरिटरी के बॉर्डर्स पर फाइट चलती रहती है, जो कभी नहीं रुकती। हालांकि सर्वाइवल के लिए कुछ भी सही और गलत नहीं है, लेकिन ये जर्ज रेस ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा सीनियर ब्रदर केडी भी इनके हाथों मारा गया। उस वक्त उसके पास तुमसे ज्यादा ट्रेजर्स, पॉइंट्स और अपॉर्चुनिटीज थी, पर फिर भी वो मारा गया। ये सुनकर फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपना पंच बना लेता है और फिर मास्टर से कहता है, मैं समझ सकता हूँ। अब इसके बाद फिर मास्टर एक टोकन क्रिएट करते हुए फेंग को देते हुए कहते हैं, ये मेरी आइडेंटिटी का निशान है, अगर तुम्हारी लाइफ खतरे में हो तो इसे फौरी तौर पर डिस्ट्रॉय कर देना। मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। अब जाओ और अपनी ये जर्नी कंप्लीट करो। फेंग उस टोकन को ले लेता है और मास्टर को अलविदा करते हुए वहां से अपने सफर को शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि इस पर तो बोबाता और अटूका भी उसे सैल्यूट करती हैं। तो अब फेंग क्योसिटी को छोड़ते हुए ब्लैक यूनिवर्स से होता हुआ अपने सफर के लिए निकल पड़ता है, जहां रास्ते में अब उसके पास टाइम ही टाइम था तो वो अपने ट्रेजर्स को सेट करने लगता है, जहां सबसे पहले वो आता है 3 स्टार ईटिंग प्लांट की ग्रोथ देखने के लिए। फेंग लोकेस वाटर पर आकर उसकी ग्रोथ को देखते हुए कहता है, ये स्टार ईटिंग प्लांट तो अब अनडाइंग गॉड स्पिरिट लेवल पर इवॉल्व हो चुका है। और साथ ही फिर कुछ लोकेशंस को देखते हुए कहता है, मैंने इमरजेंसी सिचुएशंस में टेलीपोर्ट करने के लिए कुछ अनडाइंग क्रिस्टल्स को हिडन लोकेशंस पर सेट कर दिया है। इन केस अगर मेरी जान वाकई में ही खतरे में हुई तो मैं सबसे पहले टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करूंगा। पर अभी भी मुझे इंटरस्टेलर बैटलफील्ड में पहुंचने से पहले 2 और चीजों की प्रिपरेशन करने की जरूरत है। ये कहते हुए वो स्क्रीन पर देखता है जहाँ लिखा होता है,
10,000 पीक वर्ल्ड मास्टर लेवल इंसेक्ट बॉडीज 40% डिस्काउंट पर आपको 60 मिलियन पॉइंट्स की मिल जाएंगी। ये देखते ही फेंग उसे ऑर्डर कर देता है और फिर पहुंच जाता है अपने इनर वर्ल्ड में इरीना के पास, जहां इरीना फेंग को मास्टर कहते हुए ग्रीट करती है और फिर अपनी इंसेक्ट वॉरियर्स की आर्मीज को दिखाती है। उन्हें हैरानी के साथ देखते हुए फेंग खुश हो जाता है। इरीना फेंग को बताती है कि मास्टर, मेरे पास 3 मिलियन टाइगर आर्मर सोल्जर्स हैं, 10,000 हंटर लोकटस किंग्स और 1000 शार्प शैडो किंग्स। ये सब अब किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हैं। उसका ये कहना था कि ये सारे के सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर्स फैंग के सामने झुक जाते हैं। तो अब फैंग उससे कहता है, इरीना, तुमने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है। इस पर इरीना कहती है, मैं आपको सर्व करने के लिए हमेशा रेडी हूँ मास्टर। तो फैंग उससे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए और भी मटेरियल्स को परचेज किया है ताकि तुम और 1 मिलियन टाइगर आर्मर किंग्स को प्रोड्यूस कर सको। इस पर इरीना फैंग को बताती है कि एक टाइगर आर्मर किंग को बनाने की कॉस्ट 100 रेगुलर टाइगर आर्मर्स के बराबर है, जबकि एक टाइगर आर्मर किंग की ओवरऑल पावर रेगुलर वाले से सिर्फ 10 टाइम्स ज्यादा है। सो इसीलिए शायद ये मोस्ट एफिशिएंट चॉइस नहीं होगी। इस पर फैंग उससे कहता है कि क्वीन नेस्ट जितने सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकती है वो लिमिटेड है। इरीना भी बताती है, जी बिल्कुल, जितने ज्यादा सोल्जर्स होंगे उनके ऊपर कंट्रोल उतना ही ज्यादा कमजोर होता जाएगा। अगर हमारे पास सिर्फ 10,000 सोल्जर्स होते हैं तो मैं उन सभी को एक साथ कंट्रोल करते हुए लो बेस्ड अटैक्स परफॉर्म करवा सकती हूँ, लेकिन अगर हम इस नंबर को इंक्रीज करते हुए 1 मिलियन तक पहुंचा दें तो फिर ये सभी इंसेक्ट वॉरियर्स सिर्फ टीम वर्क कोऑर्डिनेट्स पर रिलाई करेंगे और इनसे और ज्यादा वॉरियर्स को संभाल पाना सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। उसकी ये बातें सुनकर फैंग उससे कहता है, तो यानी कि क्वांटिटी और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ दोनों का बैलेंस्ड होना जरूरी है, तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग 1 मिलियन टाइगर आर्मर किंग्स बेहतरीन कॉम्पोजिशन है। फैंग की ये बात सुनकर इरीना उनकी तारीफ करते हुए कहती हैं, मास्टर, आप वाकई बहुत दूर का सोचते हैं। इस पर फैंग उससे कहता है, अपना बेस्ट देना। इस पर इरीना भी सर झुकाए मान जाती है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आगे बैटलफील्ड में लुओ फेंग के साथ क्या होने वाला है। क्या उसकी ये इतनी ज्यादा तैयारियां उसके काम आएंगी? आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना।